यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु और हमारे सभी सहयोगी, सभी को मैं सादर प्रणाम करना चाहूँगा, सभी का अभिवादन करना चाहूँगा। आज जिस विषय को लेकर हम आए हैं वह विषय रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच भाई प्रवीण काशी जी, जो एक वोट एक रोजगार आंदोलन जो है उनके संयोजक हैं और पूरे देश भर में एक वोट एक रोजगार आंदोलन की मुहिम को ये लेकर चले हैं। और इससे पहले भी दिल्ली के अंदर, कई अन्य राज्यों के अंदर, बहुत से राज्यों में इन्होंने एक वोट एक रोजगार जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भाई प्रवीण काशी जी पहुँचे हैं और इनसे हमारा पुराना लगाव है, पुराना जुड़ाव है, हमारे पुराने परिचित है। वो चाहे ऋषिकेश एम्स में एक बड़ा आंदोलन हो जिसमें एम्स को 10 दिन में झुकना पड़ा, प्रवीण काशी जी ने किया था। वो चाहे स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने को लेकर भाई प्रवीण काशी जी द्वारा देहरादून से और गैरसैंण तक नंगे पांव पद यात्रा करना, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे भाई प्रवीण काशी जी द्वारा हरियाणा के अंदर 38 दिनों की भूख हड़ताल नशे के विरुद्ध करना और उस आंदोलन को जीतना हो, या दिल्ली के अंदर दिल्ली जो कॉलेज है, जो वहाँ पर डिग्री कॉलेज है, उनके अंदर जो आंदोलन के वो अनेकों आंदोलनों के आप संयोजक रह चुके हैं। तो आज मुख्य जो हमारा विषय है वही है कि एक वोट एक रोजगार जो आंदोलन है उसको किस प्रकार से व्यापक स्तर पर ले जाया जाए और रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बात हो रही है। जिस प्रकार से हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, परंतु वो जीवन जीने का अधिकार कोई मात्र जीवन जीना नहीं है, वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और गरिमापूर्ण जीवन हम तब जी पाएंगे जब हमारे पास कोई आय के स्रोत होंगे, जब हमारे पास रोजगार होगा, जब उस रोजगार की बदौलत हमारे घर वाले, पड़ोसी सब हमारी इज्जत करेंगे। क्योंकि बेरोजगार होने का तो आज एक श्राप जो सबको है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बेरोजगार को किस निगाहों से देखा जाता है वो बड़ा दुख का विषय है। इसलिए आज इस मुहिम को, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की जो मुहिम है, इसमें हमारे भाई प्रवीण काशी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको इसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें होनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई। यहाँ उपस्थित देवभूमि के सम्मानित पत्रकार, नौजवान साथी, समाज सेवी और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के हमारे सबसे बड़ी लड़ाई जो देश भर में लड़ रहे, जो दिया मशाल बना हुआ है और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि देश की 140 करोड़ में से जो बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार है, उसकी लड़ाई जो लगातार लड़ रहे वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज जो है उत्तराखंड की देवभूमि, इस देवभूमि में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ हम रोजगार के मौलिक अधिकार की बात करने का हमें अवसर मिला। और मैं बॉबी भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ, तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो है मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई को सहर्ष जो है स्वीकार किया, जो कि इस देश के हर बच्चे, हर नौजवान, युवक, युवती, जो बुजुर्ग तक है, उसके लिए कैसे जो है जीवन जीने का ये तरीका, जिसका स्रोत जो है आय होता है, कोई भी जीवन जो हम मनुष्य जीता है उसको जीने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आज के समय में पैसा जो है हमें दो ही तरीक़ों से मिल सकता है, या तो हम सड़क पे भीख मांगे या फिर हम काम करें। पर हम सभी लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हम सम्मान के साथ ज़िंदगी जिए, क्योंकि भीख मांग के जीवन जो है वो कोई जीना नहीं चाहता। हर कोई काम की तलाश में सुबह से लेकर शाम तक घर से निकलता है, चाहे वो कॉलेज जाता है, कोचिंग करता है, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करता है। ये तमाम प्रयास जो है उसी कड़ी में होते हैं। इसके अलावा वो अपना प्रदेश, अपना गांव छोड़ के दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, वहाँ तक ही नहीं, दुबई और अमेरिका तक चला जाता है। वो भागदौड़ क्यों होती है? वो चाहता है कि वो अपना और अपने परिवार का जीवन जो है इज्जत के साथ चला सके। और ये बात हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने बहुत साफ साफ
जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनाने का जब मौका मिला, उस संविधान के अनुच्छेद 21 में एकदम साफ साफ लिखा कि जीवन जीने का जो अधिकार है वो सम्मान के साथ होगा, ऐसे नहीं कीड़े मकोड़ों की तरह। लेकिन आज स्थिति ये है, अमृत काल चल रहा देश का। इस अमृत काल में 75 साल बाद करीब 75% आबादी देश की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, तो देश की करीब 80 करोड़ आबादी जो है वो 5 किलो अनाज पर आ गई। जहाँ एक तरफ हमारा देश जो है चांद पर जा रहा, हम ऊंचाइयों को छूते जा रहे, दूसरी तरफ हमारे हाथ में 5 किलो अनाज का सांत्वना है। तो ये जो 5 किलो अनाज है वो जब दिया भी जाता है तो क्या कहा जाता है कि ये टैक्स पेयर के पैसे से कुछ लोगों को जो है ना, ये बार बार टीवी में, अखबार में ये बात आती है कि कुछ लोग टैक्स पेयर हैं और उनके पैसे से बहुसंख्यक आबादी जो है वो पल रही, चाहे कॉलेज का बच्चा हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हमारा 5 किलो अनाज। हर बार ये बात कही जाती है और वो जब बात कही जाती है तो हम लोगों को बहुत बुरी लगती है। हम इस देश के हिस्सेदार हैं ना, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के हिस्सेदार हैं। तो हमारा जो हिस्सा है उस पे आप ये कैसे कहते हैं कि आप जो है हमारे टुकड़ों पे पल रहे। टैक्स पेयर के कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि टुकड़ों पे पल रहे, तो 80 करोड़ आबादी तो टुकड़ों पे पल रही। तो वो देश जिसके लिए फांसी चढ़े, जिसके लिए कुर्बानियां हुई, उस देश के 80 करोड़ लोग जो है वो जिल्लत की ज़िंदगी जो बार बार याद दिलाई जाती है। कभी कहा जाता है कि आपको हम फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, इस तरह की बातें भी आती है। तो ये फ्री वाला हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम लोग इस देश के जीडीपी में बराबर का योगदान दें, इस देश की अर्थव्यवस्था में बराबर का योगदान दें। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हमारे पास काम होगा। और इस देश में जब संविधान बन रहा था तो ये बात कही गई कि भाई रोजगार का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। लेकिन उस समय देश तुरंत आज़ाद हुआ था, बहुत गरीब था, तो इसको हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें लिखा है वो ये कि भाई राज्य जो है राज्य की इच्छा पे निर्भर करेगा। जब राज्य के पास अच्छी स्थिति होगी तो वो काम नौकरी देगा। लेकिन 75 सालों में आप देखेंगे नौकरियां कम से कम होती चली गई, नौकरी आती ही नहीं है। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है शायद ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। ये भी बात है। खास तौर से हमने देखा कि पत्रकारों के बीच भी हम जब बात करते हैं, बुद्धिजीवियों के बीच बात करते हैं, तमाम लोगों के बीच, तो शायद ये कहा जाता है कि ये नौजवान जो है ना रोजगार की बात कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी। हम कह रहे हैं कि रोजगार का मतलब है आय का साधन। रोजगार मतलब आय मिलता है ना वहां से, और वो आय जो हमारी मेहनत पसीने से मिलती है तो हम फक्र के साथ अपना जीवन चलाते हैं। और वही आय अगर हमें मांग के लिए उठाना पड़े, हाथ फैला के लेना पड़े, तो जिल्लत की हो जाती है। तो रोजगार में हमारे देश में 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि सरकार को चलाने वाला काम। वो जो है आज स्थिति ये हो गई कि हमारे फौज को भी तकनीक को बताते हुए इन्होंने फौज को भी क्या कर दिया, 4 साल के ऊपर डाल दिया, अग्निवीर बना दिया। तमाम विभाग, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वहां जरूरत है लोगों की, पर सब कॉन्ट्रैक्ट पे डालते चले गए। सब विभाग जो है कॉन्ट्रैक्ट में है। 60% जो उस कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। टीचर जो है, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज की बात हो, हर जगह पे लोग जो है वहां पढ़ाने की, शिक्षक की जरूरत है, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, शिक्षा मित्र हैं, अरे शिक्षक होने चाहिए ना, प्रॉपर उनको मिलना चाहिए, उतना ही काम करते हैं। तो इन्होंने जो है औने पौने दाम पे हम लोगों के जीवन को लगा दिया। तो ये जो मूल सवाल है, हम कह रहे हैं कि अब वो 75 साल में अब हमें जो बात कहनी है, खड़ी करनी है, वो ये है कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। और मौलिक अधिकार कौन बनाएगा? मौलिक अधिकार संसद में। कानून कहाँ बनता है? संसद में। और बनाने का काम हमारे माननीय सांसदों का है। तो जो माननीय सांसद हैं, उन माननीय सांसदों की जो जिम्मेदारी थी अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम, ये नहीं कि वो फला दल का है तो फिर अपने दल के लोगों की बात करेगा, सोचेगा। उसका यह था कि इस लोकसभा का वो प्रतिनिधि है, वहां जाएगा तो पूरे लोकसभा के लोगों के एक एक आदमी की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन वो जिम्मेदारी जो है वो नहीं ले रहे। तो इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि भाई
2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुनाव लोकसभा का लड़ने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रति वर्ष देंगे 2 करोड़ लोगों को रोजगार। बाद में 15 लाख रुपए की भी बात करी, लेकिन गृह मंत्री जी कहते हैं कि भाई ये जुमले हैं। अब सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बात करता है, हम उसके खिलाफ FIR नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बात नहीं है ना, उन्होंने तो मंच से बोलना था। तो इसलिए, और दूसरा विपक्ष का कोई नेता बोलेगा कि भाई उन्होंने 2 करोड़ नहीं दिया, अब मैं दूंगा 5 करोड़। तो हम जनता जो है, हमारी बोलियां लग रही है ना, तो ये बोलियों का, अब ये जो देश है, जो नया भारत है, नया देश है, इसमें हम अपने तर्क से अब ये कह रहे हैं कि आखिर अगर एक बार कानून बन जाएगा तो कम से कम ये जो है आश्वासन और भाषण जो बार बार दिया जाता है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमें आश्वासन और भाषण नहीं चाहिए। आखिर कब तक? ये पीढ़ी तो ऐसे ही बीत गई। आने वाली, आप सोचें अपने से कि अभी हमें प्राइवेट जॉब में 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 से ज़्यादा कोई नहीं देता। अभी ये हालात है तो अगले 10 साल बाद क्या होने वाला है? आपके बच्चों को 5,000 का भी नहीं मिलेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को 5,000 महीने का कमाना भी मुश्किल हो जाएगा, स्वाभाविक है। तो इस स्थिति से कैसे बचेंगे? इसके लिए हमें रोजगार को मौलिक अधिकार बनवाना है। स्थिति ये है कि नौजवान जो कॉलेज से डिग्री सर्टिफिकेट ले लिया, PhD कर लिया, कोई BTech किया हुआ, कोई MBA किया हुआ, माँ बाप ने जो सपने अपने पूरे नहीं कर पाए वो बच्चों से देखे, उन्होंने बच्चों को खूब पढ़ाया। आज स्थिति ये है कि आप किसी गांव में उठा के देखेंगे तो बच्चा ग्रेजुएट मिलेगा, लेकिन वो ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट डिग्री लेके क्या कर रहा है? सड़क पे घूम रहा, नौकरी नहीं मिल रही। अब जब नौकरी नहीं मिल रही, ऐसी स्थिति में क्या है, वो लोग जो है, समाज के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग उसे कहते हैं कि ये तो नकारा है, नालायक है, इसे पढ़ने के लिए भेजा, कोचिंग में पैसा लगाया, पर ये तो जिम्मेदारी से पढ़ ही नहीं पाया। वो बच्चा जो है, पर वो ये नहीं कहते कि ये व्यवस्था में जॉब ही नहीं है ना, नौकरियां नहीं है। उस बच्चे के ऊपर एक दुगना प्रेशर डाल दिया गया। अब वो बच्चा दुगने प्रेशर में क्या हो रहा है? वो घर में भी नहीं उसकी इज्जत होती, वो चला जाता है किसी नशे, किसी गलत संगत में। गलत संगत में क्या होता है? वो नशे की लत में जाता है। नशे की लत को पूरा करने के लिए वो अपराध में जा रहा है। भाई वो इतना महंगा नशा है कि वो नशा पूरा कहां से करेगा? वो नशे के पूरा करने के लिए अपराध में, और अपराध से फिर समाज का आप स्थिति देख ही रहे क्या है, आपके सामने है। और NCRB का जो आंकड़ा है, NCRB के आंकड़े के हिसाब से 15 से 20 हजार पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसान, पहले ही आते हैं आंकड़े कि किसान आत्महत्या कर रहा, विदर्भ का किसान, पंजाब का किसान, मजदूर आत्महत्या कर रहा। अब ये स्थिति हो गई कि वो बच्चा डिप्रेशन में, इतना डिप्रेशन में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अध्यापक ने, जो एडहॉक पे था, उसको एडहॉक की नौकरी नहीं मिली, आत्महत्या कर लिया। डिग्री की, उसकी डिग्री तो कम नहीं थी। ये एक उदाहरण है, और ऐसे बहुत सारे हैं जो NCRB में, मतलब कि पुलिस की रजिस्टर में रजिस्टर ही नहीं होते कि वो क्यों मरा, भूख से मरा, जिल्लत से मरा, क्यों मरा, ये कहीं रजिस्टर नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मौलिक अधिकार बन जाएगा तो हमें किसी नेता के कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए, हम हाई कोर्ट जा सकेंगे ना। मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है, कानून का मतलब ये होता है कि अगर हम बेरोजगार हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी है, तो हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास डिग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं न्यायपालिका नहीं जा सकता क्योंकि न्यायपालिका तो कानून पर चलती है और रोजगार के लिए कोई कानून ही नहीं है। इसी दौर में जहां पे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता, जो सांसद है, उनको लाखों की सैलरी है, अनाप शनाप भत्ते हैं, है ना, जबकि उनकी खुद की इंडस्ट्री है, उनका खुद का बड़ा बिजनेस होता है और सब कुछ ठीक होता है। उस स्थिति में भी वो 2 लाख की सैलरी औसतन और लाखों का भत्ता उनको मिलता है, ऐसे विधायकों का है। लेकिन उनके वोटरों की स्थिति बहुत खराब। उसके पीछे कारण है, क्योंकि हम जो वोटर हैं, हम जो लोग हैं, हम भी सवाल नहीं कर रहे। विकास के जो मॉडल बताया गया उस पर हमें कंफ्यूज कर दिया गया। कंफ्यूज क्या किया गया? ये बताया गया विकास क्या है, तो मॉल खुल गए, देहरादून, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, पटना, हर जगह मॉल खुले हुए। विकास क्या है? मॉल है। और एक्सप्रेसवे बन रहा, हाईवे बन रहा, पर हाईवे तो वो जाएगा ना, हाईवे पे जिस पे गाड़ी होगी, एक्सप्रेसवे पे तो वो जाएगा ना जिसकी गाड़ी होगी। बेरोजगारों की संख्या इतनी बड़ी है, ई रिक्शा का तो पैसा होता नहीं है।
अगले दिन मुझे अगर यहाँ से बस पकड़ना है दिल्ली के लिए तो कहाँ से किराया, तो मैं दोस्त से मांगूंगा, किसी और से मांगूंगा। तो ये पूरे देश की स्थिति है। पर हम लोगों ने भी क्या किया कि अपनी स्थिति खुद खतरनाक बना दी। हम चुनाव आता है ना, तो हम लोग भी, जनता भी यही जो है, जो मुद्दे हमारे नहीं हैं उनको हम मुद्दा बना लेते हैं। ये 250 मेरे ख्याल 260 दिन से ज़्यादा हो गए उत्तराखंड बेरोजगार संघ लड़ाई लड़ते हुए, और ये लड़ाई का पता नहीं कितना आगे जाएगा, है ना। निराशाएं आती हैं, क्योंकि जब हम लोग आंदोलन कैंपेन भी चलाते हैं ना, तो पत्रकार या तमाम लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो ये कहते हैं ये कहाँ से चला रहे हैं, किसी के तो एजेंट होंगे, कोई तो इनको फाइनेंस करता होगा, किसी ने हमारे पीछे लगा दिया होगा। ये व्यवहारिक बातें हैं। ये कौन कहता है? ये जनता कहती है, और इस जनता से बुलवाया जाता है। उसके मुंह में कौन डालता है? वो जो कि चाहते नहीं कि वो आप भी अपनी ज़िंदगी ठीक से जी सके। ये बात जो है बार बार जो है उस जनता के बीच में डाली जाती है, और वो जो पॉलिटिकल नेक्सस है, राजनीतिक साजिश जो है वो करवाती है ये बात। तो ये आंदोलन देश में चलना चलाना भी आज के दौर में इतना मुश्किल हो चुका है, इतना कठिन हो चुका कि हर चीज़ पे सवाल है। हर आदमी एक दूसरे को संशय की दृष्टि से देख रहा है, डाउट कर रहा है। हम सब एक दूसरे को डाउट से, आप भी सोचेंगे कि ये आए बड़ा भाषण दे रहे, अरे डाउट है मेरे ऊपर, आपको डाउट है, आपके ऊपर मुझे डाउट है। तो ये जो स्थिति हुई भारत की, इस देश में इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। देश में गांव का आदमी इतना मजबूत होता था कि वो संभाल लेता था एक दूसरे को, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि हम लोग एक दूसरे को लेके, कोई और नहीं, कोई अमेरिका नहीं, आज पाकिस्तान नहीं है हमारे बीच में, हम एक दूसरे को लेके परेशान हैं और परेशान कर रहे हैं। तो हम इसको कम करते हुए अपनी बात को मैं वहाँ पे लाता हूँ मुख्य बिंदु पे, कि हमने जो है नए भारत की बात कर रहे हैं। और नया भारत क्या है? भारतीय रोजगार तंत्र। भा से भारतीय, र से रोजगार, त से तंत्र, ठीक। तो नए भारत की बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और तमाम विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। उस नए भारत में हम लोग भारत की परिभाषा कर रहे हैं भारतीय रोजगार तंत्र। ये भारतीय रोजगार तंत्र में हमने 7 जो है मांगे रखी हैं। पहली मांग है रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। मतलब एक एक वोट से सरकार बनती है और उन्हीं वोटों के टैक्स से सरकार चलती है, और तो कुछ तरीका नहीं, टैक्स से चलती है सरकार और हर वोटर देता है। वो राज्य जो है, सरकार जो है, वो एक एक वोटर के प्रति उत्तरदायी बने, एक बात। दूसरी बात ये कि उसे चलाने का जो तरीका है वो जो है कैसे हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो इस जिम्मेदारी स्टेट की है। 91 में जब न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा निजी क्षेत्रों को दे दिया कि भाई सरकारी क्षेत्र तो चला ही नहीं सकता देश को, निजी क्षेत्र जो करेंगे। ये अब 30 साल हो गए। 30 साल में अब समीक्षा का समय आ चुका। सरकारी क्षेत्र को कैसे फेल बताया गया, लेकिन इस 30 सालों में प्राइवेट क्षेत्र जो है कोई रोजगार नहीं पैदा कर पाया। सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, उसने सिर्फ 2.5 लाख नौकरियां दी हैं। सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, सबसे ज़्यादा उसका हिस्सा है देश में, और वो सिर्फ 2.5 लाख नौकरी पैदा करती। तो आप सोचें कि ये जो है प्राइवेट सेक्टर देश का भार नहीं उठा सकता, लेकिन इस देश से उस प्राइवेट सेक्टर ने अरबों रुपए, अरबों डॉलर कमाए। 1% लोगों के पास 70% देश का पूंजी है। 1% लोगों के पास देश की 70% पूंजी है। ये बात जो है बहुत ऑक्सफैम के आंकड़ों के, ऑक्सफैम के जो शोधक हैं उन्होंने ये आंकड़ा दिया है। तो सिर्फ 1% लोगों ने इस देश से खूब मौज किया, खूब कमाया, लेकिन 99% लोग रोज जो है नौकरी की तलाश में। दूसरा जो हम लोग ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार के साथ जो चौथी हमारी मांग है वो ये है कि जो जनगणना है वो बेरोजगारों की जाए। बार बार सवाल उठ रहे हैं जनगणना की। उस पर हमने ये सवाल कहा है कि जनगणना, एक एक घर में हर दूसरा आदमी बेरोजगार है, हर दूसरा आदमी बेरोजगार है, लेकिन उसकी कोई गणना ही नहीं है देश में। वो प्रतिशत में बता देते हैं बेरोजगारी दर कितनी है, 11%, कोई बताएगा 9%, 6 महीने में 6%। शहरी बेरोजगारी दर ये, उससे पता ही नहीं चलता कितने लोग बेरोजगार हैं। और सबसे आसान काम है बेरोजगारों की जनगणना करना। तो ये एक जो है हमारी मांग है। साथ में जितने खाली पद हैं जो कि लड़ाई उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तमाम साथी पूरे देश में लड़ रहे हैं, वो हमारी मांग है कि सभी पदों को पारदर्शिता के साथ भरा जाए, जो नए भारत की बात है, भारतीय रोजगार तंत्र की। साथ में
जो हमारा छठवां मांग है वो ये है कि सभी गिग प्लेटफॉर्म, गिग का मतलब होता है जिसका मालिक सामने नहीं दिखता, गिग वर्कर्स। गिग वर्कर मतलब आपने जोमेटो से खाना मंगाते होंगे, स्विगी से मंगाते होंगे, ओला उबर करते हैं, तो ये जितने भी ऐप हम इस्तेमाल करते हैं, जो काम करते हैं उस पर, उसका मालिक वहाँ पे नहीं दिखता है ना, वो ऐप से होते हैं, तो उनको गिग वर्कर कहा जाता है। तो गिग वर्कर को भी जो मान्यता, जैसे आपके गार्ड साहब होंगे दरवाजे पे कॉलोनी में, उनके भी मालिक नहीं दिखते, वो भी गिग वर्कर है। तो इन सबको जो है कर्मचारी की मान्यता दिया जाए, इनका पीएफ ईएसआई होता ही नहीं है। तो जो भी एक कर्मचारी की मान्यता है और उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और सातवीं जो हमारी मांग है वो ये है कि न्यूनतम मजदूरी की जगह आजीविका मजदूरी कानून बने। एक तो न्यूनतम मजदूरी कानून पहले से लागू है ही नहीं, है ना। तो आजीविका मजदूरी का मतलब ये है कि मेरे जीने के लिए जितना चाहिए होता है उतनी मजदूरी तय हो। न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम में एकदम आपको जोड़ के एक एक चीज दी जाती है। आजीविका मतलब मान लीजिए कि कोई ऊंचे प्रदेशों में रहता है, उसको मोटे कपड़े की जरूरत है, अलग तरीके की हीटर की जरूरत है, अलग तरीके की व्यवस्था चाहिए, तो उसकी आजीविका अलग होगी। और सपोज मैं बनारस से पैदा हुआ तो मेरी आजीविका सस्ती हो सकती है थोड़ी, लेकिन हम दोनों को एक जैसा, लद्दाख में कोई रह रहा है उसको भी वैसा ही काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं उसको भी वैसा। तो जो दुर्गम क्षेत्रों में होते हैं उनके खर्चे हो सकता है ज़्यादा हो। तो आजीविका मजदूरी इस तरह से। तो हम लोगों ने ये जो है नए भारत का मतलब भारतीय रोजगार तंत्र, इसकी बात हम लोग कहने आए आपके बीच। और इस मांग को लेकर के हम जो है यहाँ से एक यात्रा शुरू करेंगे, जिसको कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है बॉबी भाई फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये फ्लैग ऑफ जो है हम यहाँ से होते हुए राजघाट जाएंगे, फिर राजघाट से मथुरा से फिर अयोध्या, और अयोध्या से फिर बनारस। हमारा नारा है जो आपने देखा कि जय श्री राम, बूढ़ों को पेंशन, जवानों को काम। ये जो नारा है, ये नारा लेकर के हम लोग गांव-गांव तक जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि 370 हट गया, मंदिर भी बन गया, अब जो है घर को मंदिर कैसे बनाए, उसके लिए इस सरकार को एक कानून पास करना है, वो है रोजगार मौलिक अधिकार। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे बड़े नेता ये कर सकते हैं। तो अगर वो इस बात को करते हैं तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। और अगर अभी ये सत्र आने वाला है, शीतकालीन सत्र में पेंशन की बात और रोजगार के मौलिक अधिकार की बात हमने करीब 30 सांसदों के पास जाकर के कही। सांसदों ने सहर्ष इसको स्वीकार किया कि भाई ये मुद्दा जरूरी है, क्योंकि उनके जनता को छूता हुआ मुद्दा है, उनके लिए, उनके वोटरों का मुद्दा है, उनके मतदाताओं का मुद्दा है अभी। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का हमें प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम ये चाहते हैं कि इस सत्र में वो इसको रोजगार को मौलिक अधिकार बनाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त करा दे हमेशा के लिए। कोई दूसरा नेता ना आए जो कहे कि मैं 5 करोड़ नौकरी दूंगा। इन बातों से हमें बाहर निकालें। तो ये जो बात है, अगर वो नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, जेल सारा कुछ कर चुके। ऐसा कुछ नहीं है जो तरीके नहीं अपनाए। तो हम लोग प्रधानमंत्री, मैंने तय किया है, मैं बनारस से हूं, प्रवीण काशी ने तय किया कि अगर वो नहीं करते तो विरोध में हम वहां पे नामांकन करेंगे। विरोध आखिर कैसे उनको हम बताएं कि हमारी बात कैसे पहुंचे। हमने कार्यालय में चिट्ठी दे दी, हमने उनको अभी भी जाकर के, फिर दिल्ली जाकर के राजघाट जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को फिर से कोशिश करेंगे चिट्ठी देने की। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने तय किया है कि विरोध स्वरूप जो है हम जा करके वहाँ पे, अगर नहीं करते, हो सकता है 1 महीने बाद भी करें अध्यादेश लाके, अगर वो कर देते हैं तो हम नहीं करेंगे, अन्यथा हम जो है वहाँ पर एक नामांकन विरोध में दर्ज करेंगे। ये हमारी आज की जो है फैसला। हाँ आज ही भैया। हाँ आप हटा दो। लो जी। एक